नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी सीबीटी 2 के लिए हम लोग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। 100+ क्वेश्चन चैप्टर 2 इन्वायरमेंट का आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले। पार्ट 1 नहीं देखा है, कमेंट सेक्शन में जाकर के देख लीजिएगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने 100+ क्वेश्चन के सीरीज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करा रखे हैं। उसकी भी वीडियो के लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अभी तक 50 क्वेश्चन हमने कवर करवा दिया है और अब मेनली इसमें क्या बचा हुआ है, देखिए आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट पे प्रैक्टिस देखेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। और उसमें जितने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जैसे फ्यूज हो जाएगा, वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, ये सब पे जो क्वेश्चन बनते हैं और पावर यानी कि शक्ति से रिलेटेड बस आपका इलेक्ट्रिसिटी कवर है। क्योंकि केमिकल इफेक्ट में जो सेल्स है, इलेक्ट्रोड है, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल, वोल्टेज सेल हो जाएगा आपका। उसके बाद ड्राई सेल हो जाएगा, लेक्लांसे सेल जिसको कहते हैं। सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज सेल हो जाएगा, ठीक है ना, लिथियम स्टोरेज सेल। ये सब हम लोगों ने कवर कर चुके हैं अभी तक इस 50 क्वेश्चन के अंदर। उसके अलावा मैंने आपको इसमें पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का कंसेप्ट, करंट का कंसेप्ट, उसके अलावा मैंने पूरे चार्ज बेसिस पे जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें मैंने करवा दी हैं। तो 4 घंटे लगे मुझे केवल 4 क्लास लेने में। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के पार्ट 8 या पार्ट 7 यानी 8 से 9 घंटे मैं आपको केवल यूट्यूब पे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कई जगह 8 से 9 घंटे या 10 क्लासेस में आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पूरा थियोरेटिकल कंप्लीट कराया गया होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा, मेरे के अलावा कहीं और अच्छा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, नो डाउट, कोई वेस्ट होता नहीं है। बट हाँ, अगर तरीके से एकदम करंट को, इन्वायरमेंट को, मास वेट डेंसिटी को, हीट एंड टेम्परेचर को फील करना चाहते हैं एक एक शब्दों को, तो एक बार जरूर से आप पढ़िए। बाकी ये अपना एप्लीकेशन है, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, फोकस स्टडी विद अभी, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में है, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा आपको। इन्वायरमेंट का यहाँ सेक्शन मैंने पूरा देख सकते कवर मैंने करा दिया। बिना देर के हुए चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 यहाँ से हमें स्टार्ट करना था, पिछले क्लास में यहाँ पे हम लोग छोड़ करके गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि एक पारिस्थितिकी जीवन तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम? सनलाइट, एटीपी, ग्लूकोज। होप सो ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने इसको बना लिया, लेकिन इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार फटाफट माध्यम से। क्वेश्चन क्या समझे कि नहीं, पहले समझिए क्वेश्चन। देखिए, एक तो आप में से कई स्टूडेंट ने कहा कि सर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा। तो भाई देखिए, अगर मैं हैंडराइटिंग बना करके लिखूंगा तो मैं जितनी चीजों को डिलीवर करता हूं, बार बार मैं बोलता हूं, बोलने के पीछे एक मकसद होता है कि आपका रिवीजन होते चले, माइंड में चीजें बैठते चली जाए। बाकी अगर आप देखेंगे जो एप्लीकेशन मैंने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं राइटिंग क्या है भाई, ठीक है ना। कंटेंट में आप राइटिंग देख सकते हैं क्या, इसीलिए बाकी मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजों पे एकदम भी आपको कहीं से भी कोई भी नेगेटिव आपका इम्पैक्ट ना आए। मतलब हर एक चीज को मैं कोशिश करूंगा अच्छे तरह से प्रोवाइड करने आने की। चलिए, क्वेश्चन बोला क्या गया है कि कोई भी एक पारिस्थितिकी जीवन तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। भाई एक बात बतलाइए, मैंने आपको बताया था पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, है ना, यानी इकोसिस्टम के बारे में बताया था। क्या बताया था कि जहां पे जैविक और अजैविक यानी बायोटिक और अबायोटिक जो घटक हैं, वहां पे एक खास क्षेत्र में, एक स्पेशल रीजन में जब ये क्या करते हैं, अपना एक संबंध यानी कि इंटरकनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के आपके मैंने कई सारे टाइप्स बताए थे। एक तो भगवान के द्वारा दिया गया नेचुरल और एक अहम, और आप बनाते आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी हमने देखा कि भगवान ने 2 जगह दिए, एक तो अपने धरती पे और एक जल में यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम, और एक था आपका टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थल पारिस्थितिकी तंत्र जिसको बोलते हैं। अब जमीन में मैंने सारी चीजों को बताया था, फिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो ये जो इकोसिस्टम है ना भाई, अब ये जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम जो सरवाइव कर रही है, वो सरवाइव करने के पीछे जो मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है, वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे आपसे पूछा जा रहा है, वो क्या है। तो जैसे कि देखिए, मैं यहां पर एक इकोसिस्टम लिया हूं ग्रास लैंड की, ठीक है भाई, या फिर इसको मैं कह दूं ये आपका टेरेस्टेरियल, ठीक है ना, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम है। यानी कि स्थलाकृति, या फिर बोल सकते हैं स्थल में ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी धरती में एग्जिस्ट करता है। घास कहाँ है भाई, धरती में। कीड़े धरती में घास
में है उपस्थित, मुर्गियां भी धरती में, ह्यूमन बींग्स भी है, ठीक है। तो इकोसिस्टम का मैंने एक टाइप लिया। अब ये क्या है, एक प्रकार का इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। तो ये जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रही है भाई, है ना, इसका मुख्य सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो देखिए ग्रास क्या हो जाएगा, आपको पता है सर, ये आपका प्रोड्यूसर है, यानी क्या है भाई, ये उत्पादक है। हिंदी वाले भाई मैं नहीं लिखूंगा, कोई एक ही लैंग्वेज में लिखूंगा, अच्छे राइटिंग्स अगर लिखना है तो मुझे, ठीक है। ये क्या करेगा भाई, ये अपना खाना स्वयं बनाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा भाई, स्वपोषी। इंग्लिश वाले भाई ये होगा आपका ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अगर ये अपना खाना बना रहा है स्वयं, इसके अंदर क्या उपस्थित है सर, ये इसके अंदर उपस्थित है क्लोरोफिल, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जितने भी ग्रीन प्लांट हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था आपको, ब्लू ग्रीन अलगई, BGA यानी कि ब्लू ग्रीन अलगई, इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं सर, इसके अंदर उपस्थित होते हैं आपका क्लोरोफिल। तो अब एक बात बतलाइए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो ग्रास को आप जो देख पा रहे होंगे, ठीक है, अब ये ग्रास अपना जो खाना बना रहा है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं सर, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। ध्यान से सुनिएगा, फोटोसिंथेसिस यानी कि इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से जो भी प्लांट है वो क्या करती है, अपने खाना बनाती है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मुख्य फैक्टर क्या है, सूर्य की किरणें यानी कि सन लाइट। कैसे, तो समझिएगा, देखिए यहाँ आपके सूर्य देवता हो गए भाई। अगर मान के चलिए कि 20-25 दिन अगर सूर्य से अगर किरणें नहीं आए, ठीक है ना, सूर्य निकले ही ना, तो क्या होगा, देखिए सूर्य की किरणें आती है तो ये जो ग्रास है या फिर जितने भी आपके स्वपोषी यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स है, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी ब्लू ग्रीन अलगे और ग्रीन प्लांट, ये क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्रिया कर सकती है। क्लियर है भाई। अब ये जो खाना बनाया है फूड, इस फूड को कौन लपेटता है, यानी कि इस खाने का इंतजार कौन कर रहा है, आपका प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट। उसके बाद कौन इंतजार कर रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और उसके बाद कौन है, तो इसको आप टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं या टर्सरी कंज्यूमर भी कहते हैं। अब ध्यानपूर्वक समझिए कि अगर ये जो ग्रीन प्लांट है यानी कि ये जो प्रोड्यूसर है, अगर इसको सूर्य की किरणें यानी कि ये जो आप सन को देख पा रहे होंगे, अगर ये सन की प्रकाश इसको 20-25 एक महीने तक ना ही मिले तो क्या ये अपना खाना बना पाएगी, फूड को बना ही नहीं पाएगी। और अगर ये फूड नहीं बनेगा तो ये इंसेक्ट क्या खाएगा भाई, है ना। और इंसेक्ट को यानी इस कीड़े को खाना नहीं मिलेगा तो ये क्या सरवाइव खुद को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। समझिएगा ध्यानपूर्वक से, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार अगर ये ग्रीन प्लांट यानी कि ये जो ग्रास को देख रहे हैं, अगर सूर्य की किरणें नहीं मिल पाई तो ये अपना खाना नहीं बना पाएगी। और खाना नहीं बना पाएगी तो जितने भी ग्रीन प्लांट है ये सभी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। बिल्कुल सर। अब आ जाइए बात यहाँ पे कर लेते हैं मुर्गे के बारे में। मुर्गा बोलिए चाहे मुर्गी बोलिए, ये आपका जो है मुर्गी, ये क्या है भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। समझिएगा ध्यानपूर्वक, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंसेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आपके मन में डाउट आ रहा है, सर ऐसा तो नहीं है मुर्गी ग्रासेस भी खाती है भाई, हरे पत्तियां ये सब भी चरती है। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। तो अब बताइए एक बात कि जब ग्रीन प्लांट जो थे उनको सूर्य की किरणें मिली नहीं तो इन्होंने अपना खाना बनाया नहीं, तो जिसके कारण जितने ग्रीन प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर की संख्या क्या हो गई भाई, विलुप्त हो गई। जिसके कारण आपका ये इंसेक्ट भी क्या हो गया भाई, विलुप्त हो गया। तो अब हेन क्या खाएगा, कुछ है हेन के पास खाने के लिए, ना तो प्राइमरी कंज्यूमर ही है ना ये प्रोड्यूसर है। तो भाई अब इसकी भी जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीरे धीरे पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। अब बात है भाई ह्यूमन की यानी कि इंसान की। अब इंसान भी क्या खाए, मुर्गा खाएगा तो मुर्गा भी नहीं है, और ना ही प्रोड्यूसर में ना ही हरे सब्जियां फल फूल ग्रास वगैरह कुछ भी है। तो ये जो पूरा आपका जो इकोसिस्टम है, अब हमें ये बताइए क्या अब ये इकोसिस्टम आपका सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और नहीं कर पाने के पीछे यानी कि इंसान भी क्या हो जाएगा भाई, इंसान की भी जनसंख्या खत्म, मर जाएगी। अगर आपको खाना नहीं मिले 50 दिनों तक, एक महीने तक, तो क्या आप खुद को सरवाइव कर पाएंगे, पानी पी करके नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स ये पूरा का पूरा जो आपने इकोसिस्टम को देखा, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये ग्रास यानी कि प्रोड्यूसर जो मेन व्यक्ति है, जो खाना बनाने वाला है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा कंज्यूमर आपका डिपेंडेंसी है, जिसके डिपेंडेंट होते हैं इस प्रोड्यूसर के ऊपर। और ये प्रोड्यूसर किसके ऊपर डिपेंड है भाई, सूर्य भगवान के ऊपर, यानी कि सन से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि कोई भी इकोसिस्टम हो जिसमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या होगा, आपका सन लाइट होगा।
अब इसमें एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले मैं थोड़ी सी चीजों को यहाँ पे क्लियर करके आपको यहाँ पे दिखलाता हूँ, और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज, ठीक है। देखिएगा ध्यानपूर्वक, जैसे कि अब यहाँ पे समझिएगा ध्यानपूर्वक, देखिएगा ये आपका जो प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, ये जो आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट समय देंगे, देखिए भाई ये जो आपका प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है भाई, सूर्य की प्रकाश मिल रही है, तो ये क्या कर पा रहा है, फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, सन से मान के चलिए 100 जूल एनर्जी निकल रही है, ठीक है, सूर्य की किरणों से 100 जूल एनर्जी आ रही है। तो 100 जूल में ये जो ग्रास है या ये प्रोड्यूसर कर लीजिए, कितना परसेंट एनर्जी, यानी कि सूर्य की कितने परसेंट एनर्जी को क्या करती है, कंज्यूम करती है खाना बनाने के लिए, तो केवल और केवल 1%, यानी कि 1 जूल। समझ में आ रहा, यानी ये पूरा धरती या फिर पूरा इकोसिस्टम सूर्य की कितने परसेंट एनर्जी से चल रही है, यानी मात्र और मात्र 1% एनर्जी से चल रही है। अभी आइए मैं नोट्स में आपको दिखलाता हूं, और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, और जो आपको परेशानी होती है ना राइटिंग की, तो देखिए वो भी दिक्कतें नहीं आएगी। देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है बहुत अच्छे तरीके से आपको, फूड वेब हो गया, एक मिनट हमें समय देंगे, मैं निकाल लेता हूँ उसको जहाँ भी मैंने लिखा था। चलिए भाई देखिए, देखिएगा पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। प्रोड्यूसर जो है, राइटिंग देख सकते हैं, समझ में आएगा बिल्कुल। प्रोड्यूसर जो है सन की 1% एनर्जी को क्या करती है, कैप्चर करती है, और कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान क्या करती है, अपना खाना बनाती है, फूड तैयार करती है, जिस पर पूरा का पूरा कंज्यूमर, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टॉप कंज्यूमर हो, वो क्या होती है भाई, डिपेंड होती है। इसी 1% एनर्जी से पूरी दुनिया क्या है आपकी चल रही है, पूरा इकोसिस्टम आपका चल रहा है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है भाई, सोलर रेडिएशन, यानी कि सूर्य से जो प्रकाश की जो किरणें आ रही है वही है आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम की, ठीक है। कितना परसेंट एनर्जी ये आपका पूछेगा भाई, 1% एनर्जी। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो सूर्य है, ठीक है भाई, इस सूर्य की किरणें जो आ रही है, इस सूर्य की किरणें को कौन ले रहा है भाई, प्रोड्यूसर ले रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए, प्रोड्यूसर मतलब कौन भाई, ग्रीन प्लांट, ठीक है। कितना परसेंट एनर्जी लेता है, 1% एनर्जी को क्या करती है भाई, कैप्चर करती है या कंज्यूम करती है, और कंज्यूम करके क्या करती है भाई, फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस क्लास में मैं आपको डिस्कशन भी कराऊंगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। पहले तो ये बताइए भाई, पहले आप क्या बताएंगे, सुन लीजिए, पहले आप क्या बताएंगे कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम या पूरी धरती का मुख्य स्रोत क्या क्या है भाई, तो सूर्य है, यानी कि सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की कितने परसेंट एनर्जी को कह लीजिए, या कितना परसेंट जो विकिरण या रेडिएशन है, कितने परसेंट एनर्जी को प्लांट या प्रोड्यूसर कंज्यूम करती है, तो ओनली 1% एनर्जी, यानी 1%, यानी समझ रहे, सूर्य की किरणों का केवल 1% एनर्जी को कंज्यूम करके ये पूरी धरती क्या है भाई, जीवित है, या पूरी धरती चल रही है, इकोसिस्टम चल रही है। अब देखिए यहां से कौन सा एनर्जी आ रहा है, सूर्य से आ रहा है भाई आपका सोलर एनर्जी, ठीक है। कौन सा एनर्जी आ रहा भाई, सोलर एनर्जी आ रहा। अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा, तो ये सोलर एनर्जी को लेकर के किस में कन्वर्ट किया जा रहा भाई, केमिकल एनर्जी में। क्या किस में फॉर्म में कन्वर्ट होगी आपका एनर्जी, केमिकल एनर्जी में। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में, ठीक है ना, कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो सोलर एनर्जी, सूर्य की किरण लिया प्रोड्यूसर ने और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल में। कैसे भाई, तो फूड प्लांट ने जो खाना बनाया, जो फूड बनाया, ठीक है, उसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, केमिकल कंपोनेंट उपस्थित होंगे कि नहीं, हमें बताइए, न्यूट्रिएंट्स उपस्थित है, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया आपका। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे आ जाइए, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जो आप फूड चेन देख रहे हैं, ठीक है ना, तो भाई ग्रास ने जो खाना बनाया, जो फूड बनाया, ठीक है, इसमें केमिकल सब्सटेंस उपस्थित है। कौन सी एनर्जी उपस्थित है इसमें, केमिकल एनर्जी उपस्थित है कि नहीं भाई, कौन सी एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है। और रासायनिक ऊर्जा सूर्य से कौन सी ऊर्जा आ रही थी भाई, सोलर एनर्जी आ रही थी। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया आपका, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ग्रास को लपेट लिया इंसेक्ट ने, तो यहां से कौन एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है आपका,
केमिकल एनर्जी, इंसेक्ट को किसने लपेट लिया? हैन ने। कौन सा एनर्जी ट्रांसफर हुआ? केमिकल एनर्जी। हैन को किसने लपेट लिया भाई? ह्यूमन ने। तो कौन सा एनर्जी ट्रांसफर हुआ? केमिकल एनर्जी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा भाई फूड चेन में, ठीक है ना, फूड चेन में ये आपका क्या है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये है आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये है आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये है आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। यानी कि प्रथम पोषीय स्तर, द्वितीय पोषीय स्तर, तृतीय पोषीय स्तर और ये चतुर्थ पोषीय स्तर। तो यहाँ इस फूड चेन में जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, किस फॉर्म में, किस रूप में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है भाई? तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। क्लियर हुआ भाई? समझ में आया मैंने क्या बताया? चलिए आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये सब। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोला? चलिए हो गया 8वां क्लियर। चलिए इसको हटा लिया जाए भाई। 9वां क्वेश्चन क्या बोला गया है कि नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला में कौन सबसे कम ऊर्जा पाता है? चलिए ये जो साइंटिस्ट है रेमंड लिंडमैन का कंसेप्ट मैं आपको थ्योरी दे देता हूँ 10% एनर्जी का, ठीक है। ये आपका तो क्लियर हो गया ना, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए इसको मैं आपको हटा देता हूँ और उस कंसेप्ट को पूरे भरपूर तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि उससे कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको इन्वायरमेंट में बनते हैं, ठीक है। हालांकि वो न्यूमेरिकल्स नहीं होते, लेकिन आपका नंबर वैल्यू दे करके पूछा जाता है। समझिएगा, इसको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। एक लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, 10% लॉ भी इसको हम बोलते हैं, या इसके अलावा जो साइंटिस्ट का नाम है रेमंड लिंडमैन, ठीक है ना। ये जो 10% लॉ किसने दिया था? तो रेमंड लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। जो ज़्यादा मांसाहारी है, जो मांस वास वगैरह ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए ये लॉ समझने वाली चीज़ है, ठीक है ना। देखिए क्या इन्होंने लॉ दिया था। सबसे पहले मैं एक फूड चेन बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रास। ग्रास को लपेट किसने लिया भाई? इंसेक्ट साहब ने लपेट लिया है। इंसेक्ट को किसने लपेट लिया है? मुर्गी ने लपेट लिया है, और मुर्गी को आपने लपेट लिया, ठीक है। ठीक है सर। ये क्या हो गया आपका? चलिए ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, ठीक। ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका सेकेंडरी, और इसको आप टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हैं और टर्सरी कंज्यूमर का भी नाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं तो ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और ये हो गया आपका चतुर्थ पोषी स्तर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब समझिए जो लिंडमैन साहब थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो ग्रीन प्लांट है, यानी कि जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर ने जो सूर्य की जो एनर्जी ली, कितनी एनर्जी ली भाई? चलिए मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ। यहाँ सूर्य का एक फिगर मैं बना देता हूँ, ठीक है। सूर्य से जो है ग्रास ने क्या की भाई? एनर्जी ली, ठीक है। कितनी एनर्जी ली भाई? 1% एनर्जी ली, ठीक है। और इसने क्या किया भाई? ग्रास ने अपना खाना बनाया, फूड बनाया। इस फूड में मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि फूड में जो एनर्जी है भाई, वो एनर्जी है भाई 10,000 जूल, ठीक है। कितना एनर्जी है भाई उस खाने में? 10,000 जूल है। समझिएगा ध्यानपूर्वक। यानी कि सूर्य की प्रकाश से 1% एनर्जी लेकर के जो प्रोड्यूसर ने जो अपना खाना बनाया है, उस खाने में जो एनर्जी है वो कितनी है भाई? 10,000 जूल है। तो लिंडमैन साहब ने क्या थ्योरी दिया है, इस ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लिंडमैन साहब ने ये कहा है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, देखिए यहां मैं प्राइमरी कंज्यूमर को दिखला दूं अच्छी तरीके से। ये है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है ना भाई। जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो क्या खाएगा भाई? इस ग्रास को खाएगा, है ना। क्या खाएगा भाई? ये ग्रास को खाएगा, ठीक है। तो ग्रास को जो खाएगा, यानी कि ग्रास ने जो फूड बनाया जिसमें एनर्जी कितनी है? 10,000 जूल है। तो उस 10,000 जूल का जो 10% एक भाग करेंगे और एक भाग हम करेंगे 90%, ठीक है। तो अगर मैं 10% कर लूँ तो इधर क्या हो गया आपका भाई? 1,000, और इधर हो गया आपका 9,000। 1,000 जूल और इधर हो गया 9,000 जूल। ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैथमेटिक्स है। 10,000 का अगर मैं 10% निकालूं, 100% 10,000, 10% क्या हो जाएगा? 1,000, 90% कितना हो गया? 9,000 जूल। तो लिंडमैन साहब ने ये कहा कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है ना, जो फूड चेन में जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर के फूड को, यानी कि उत्पादक के फूड को जब वो कंज्यूम करता है, तो उसका 90% जो एनर्जी है, यानी कि 9,000 जूल जो है, वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, ठीक है। और मात्र केवल 1,000 जूल, यानी कि 10% बोलेंगे हम लोग, क्या होता है? उसको एनर्जी को गेन करता है।
यानी इस इंसेक्ट के पास अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना एनर्जी अभी आया है भाई, 1000 जूल आया है। ठीक है, कितना एनर्जी मिला है इंसेक्ट को, 1000 जूल मिला है भाई। देखिए ये इंसेक्ट कौन है, शाकाहारी है, जो क्या करता है भाई, ग्रीन प्लांट्स को खाता है। ठीक है, घास को खा रहा होता है। तो इंसेक्ट को कितना एनर्जी मिला, लिंडमैन साहब ने यही दिया है 10% के लॉ में यही बताया है उन्होंने कि कोई भी ग्रीन प्लांट को अगर प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा तो उसका 90% एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। किस चीज में लॉस हो जाता है, तो देखिए जो अगर देखिए क्या हो रहा है, ये इंसेक्ट जो है, ठीक है ना, सॉरी इंसेक्ट कर रहा हूं, ये जो ग्रास जो है यानी कि जो ग्रीन प्लांट है 90% एनर्जी को क्या करती है, लॉस कर देती है अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। जैसे कि आपने जो खाना खाया, मान के चलिए मैं आपका एक सिंगल एग्जांपल ले रहा हूं ह्यूमन बींग्स के। ठीक है, आपने कोई भी चीज खाना खाया, मान के चलिए आपने जो खाना खाया भाई 100 जूल अभी आपको मिला है, चावल सब्जी वगैरह दिन में खाया तो हुआ क्या, मात्र मान के चलिए 90 जूल जो है और 10 जूल जो है, इसको इस प्रकार से 10% और 90% डिवाइड कर दिए तो ये 90 जूल जो है ना, ये आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटी में लॉस हो जाती है। मात्र आपके बॉडी में कितना एनर्जी होता है, 10 जूल। अब ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी में लॉस होने का मतलब क्या, जैसे कि खाना का डाइजेशन कराने में आपको कोशिका को एनर्जी चाहिए भाई, आप एक्सक्रीशन कर रहे हैं या फिर जो वहां पे आपके किडनी में जो फिल्टरेशन का काम हो रहा है, हर एक चीज में एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो 90 जूल या कह लीजिए 90% क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, अपने आप को सर्वाइव करने में। तो उसी प्रकार ग्रीन प्लांट को भी अपने आप को सर्वाइव करने में 90% जो एनर्जी क्या करना पड़ता है, लॉस करना पड़ता है। और ये लॉस किस फॉर्म में होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट के फॉर्म में, यानी कि ऊर्जा के रूप में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है 90%। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इस इंसेक्ट को किसने लपेटा, इस मुर्गे ने लपेटा भाई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो इस मुर्गे को जो लपेट रहा है भाई, तो मुर्गे जो है किसको लपेट रहा है, इंसेक्ट को लपेट रहा है। तो भाई एक बात बतलाइए, इसका 1000 जूल का अगर मैं 10% कर दूं, इसका अगर मैं दो भाग में अगर बांटूं 1000 जूल को, देखिएगा ठीक है ना, एक को मैं 10% में बांटूंगा। ठीक है, क्योंकि आगे फर्दर फिर एनर्जी तो वैसे ही ना जाएगा, क्योंकि ये इंसेक्ट भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी करेगा। तो 90% ऊर्जा का क्या करेगा, लॉस करेगा। यानी कि 1000 जो जूल है उसमें से 900 जूल का क्या हो जाएगा भाई, लॉस हो जाएगा। वो इंसेक्ट अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी में लॉस कर देगा और उसके अंदर कितना जूल बचेगा, केवल और केवल 100 जूल। जो ये 100 जूल कहाँ जाएगा, इस मुर्गे के अंदर। यानी कि अभी मुर्गी के अंदर कितना बचा है भाई एनर्जी, 100 जूल। यानी ये मुर्गी ने जो इंसेक्ट को खाया है, इसके अंदर कितना एनर्जी आया भाई, 100 जूल। आप बोलेंगे 900 जूल कहाँ गया सर, जो इंसेक्ट को अगर खाए उसके अंदर 1000 जूल है भाई, तो 1000 आना चाहिए मुर्गी के अंदर, नहीं आएगा, क्योंकि 900 जूल मैंने क्या बताया, 90% क्या होता है, वो अपने आप को सर्वाइव करने में लॉस कर देती है। ठीक है, अब इसके बाद जब इस मुर्गी को खाने वाला व्यक्ति जो है ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, अगर आप बहुत अधिक मांसाहारी हैं, मांस वगैरह खाते हैं, तो आपके अंदर कितना एनर्जी आएगा आप समझिए। जो मुर्गी के अंदर कितना एनर्जी है भाई, 100 जूल है, इसका 10% करेंगे और इसका 90% करेंगे, यानी कि 90 जूल एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 10 जूल। तो ये 90 जूल जो है वो मुर्गी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करेगी, लॉस कर देगी अपने अंदर ही। किस फॉर्म में लॉस करेगी, हीट के फॉर्म में। यहां भी किस फॉर्म में लॉस होगा, हीट के फॉर्म में। और जो इस मुर्गी को खाएगा उसके अंदर कितना एनर्जी जा रहा भाई, मात्र 10 जूल। समझिए भाई, जो व्यक्ति शाकाहारी है, ठीक है, यानी जो इंसान शाकाहारी है, जो भाई इस मुर्गी को तो खाएगा नहीं, वो क्या खा रहा होगा, डायरेक्ट ये खा रहा होगा ग्रास को। अब समझिएगा, दो चीज को समझिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम प्रैक्टिकली जो चीजों को आप देखते हैं ना, तो एग्जामिनर क्वेश्चन वहीं से बनाएगा। तो मैं दो व्यक्ति को ले रहा हूं, एक है आपका मांसाहारी, ठीक है, और एक है आपका शाकाहारी। ये मांसाहारी शाकाहारी को भी समझ लीजिए। शाकाहारी जो हो गया वो क्या हो गया आपका, हर्बी वोर्स, ठीक है ना, HE हर्बी है ना, HERBI हर्बी वोर्स। और मांसाहारी क्या हो जाएगा आपका, कार्निवोर्स, ठीक है, कार्निवोर्स। चलिए स्पेलिंग आप देख लेंगे। तो जो व्यक्ति मांसाहारी है, जो क्या खा रहा है भाई, मुर्गी वगैरह खा रहा है, मीट वगैरह खा रहा है, तो उसके अंदर कितना एनर्जी आ रहा है, अभी मैंने जस्ट एग्जांपल देके यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर प्लांट के पास अगर एनर्जी, ग्रीन प्लांट के पास एनर्जी 10,000 जूल है, तो व्यक्ति के पास कितना एनर्जी पहुंच रहा है, मात्र 10 जूल पहुंच रहा है ना। मांसाहारी व्यक्ति के अंदर कितना एनर्जी मिला भाई, 10 जूल मिला। ठीक है, जो शाकाहारी है, जो भाई क्या कर रहा है, ग्रीन सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है ना,
ग्रीन वेजिटेबल्स को खा रहे हैं, यानी कि प्लांट को खा रहे हैं भाई। जो प्लांट के अंदर जो फूड है जिसके पास एनर्जी कितना 10,000 जूल है, 10,000 जूल में 90% वो प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर 9,000 जूल क्या करेगी भाई, लॉस कर देगी। 1,000 जूल इंसान के अंदर जाएगी। कौन सी इंसान? शाकाहारी इंसान के अंदर। देखिए इसके अंदर कितना एनर्जी गया, 1,000 जूल। अब आप समझ पा रहे भाई क्यों आपका साइंटिफिक तौर से या फिर बहुत अच्छे लोगों को, अगर आप अच्छे लोगों इन द सेंस की जो थोड़ा सा अच्छे खासे नॉलेजेबल इंसान है, वो प्योरली कोशिश करते हैं क्या करने के लिए भाई, प्योर से प्योर वेज। कई सारे आप रिलीजियन में चले जाइएगा, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा जोड़ दिया जाता वेज के लिए। रीजन यही है कि आपको आपके माइंड में जो सेटअप है कि आपको मुर्गी या फिर मटन या फिश वगैरह खाने, देखिए वहां खाना चाहिए, लेकिन उससे क्या है ना, आपको एनर्जी नहीं। देखिए दो चीजें होती है, एक होती है एनर्जी, मैंने वर्क एनर्जी पावर में बहुत अच्छे से चीजों को समझाया था। एक होता है एनर्जी और एक होता है पावर, यानी कि इसको हम हिंदी में कहेंगे शक्ति और इसको कहेंगे ऊर्जा। इसका मतलब क्या समझिए, दो व्यक्ति का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। दो व्यक्ति का एग्जांपल है, इसको समझिए। इसका जो पावर है, इसका पावर मैं मान के चलिए ले रहा हूं 100 वाट है, और इसका जो पावर है, इसके पास जो पावर है मान के चलिए 10 वाट है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये समझिए कि ये किसी भी, यानी कि ये जो व्यक्ति है इसका 100 वाट है, यानी कि P1 ग्रेटर देन P2 है। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी काम को बहुत जल्द कर लेगा। मतलब ऐसे समझिए कि आपको 2 टॉपिक पढ़ना था, ठीक है ना, तो ये 2 टॉपिक को मान के चलिए 50 मिनट में पढ़ लेता है, ठीक है। और आपको यही 2 टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है ना, आपको यही 2 टॉपिक को पढ़ने में हो सकता है कि आपको 3 घंटे का समय लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आइए एनर्जी को समझिए। एनर्जी E1 है जिसका 20 जूल आप ले लीजिए, और इस एनर्जी की बात कर ली, इसके पास 200 जूल है। अब ये व्यक्ति क्या किया भाई, 2 टॉपिक को 50 मिनट में पढ़ लिया, ठीक है, और इसके अंदर जो कैपेसिटी थी 2 घंटा और पढ़ने की, तो इस 2 घंटे में ये और क्या करेगा, 2 टॉपिक को यानी कि 4 टॉपिक को पढ़ लिया एक दिन में, ठीक है, एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके पास 200 जूल है, अब इसके अंदर कैपेसिटी पता है 12 घंटे पढ़ने की हो जाएगी। 12 घंटे की पढ़ने की मतलब कि 3 घंटा में ये 2 टॉपिक कवर कर रहा है, तो 3 चौके 12 यानी 4 दूनी 8, ये एक दिन में 8 टॉपिक कवर कर रहा। तो समझिए भाई एनर्जी का इंपॉर्टेंस समझिए। एनर्जी क्या करता है, आपको थोड़ा सा इलास्टिक बना देता है, मतलब थोड़ा ड्यूरेबिलिटी आपकी बढ़ा देती है, अधिक लंबे समय तक आप काम कर सकते हैं। मतलब आपकी पढ़ने की कैपेसिटी ऐसा समझिए, जो आपकी शक्ति बहुत अधिक है लेकिन आपकी ऊर्जा कम है। एनर्जी, देखिए एनर्जी और पावर दोनों अलग अलग चीज है, इसको समझना होगा। एनर्जी है कार्य करने की क्षमता को आप ऊर्जा कहते हैं, और पावर क्या है भाई, कितने समय में आपने कितने कार्य को किया है। वर्क एनर्जी पावर का वीडियो देखिए, 5.5 घंटे का वीडियो है, उसके बाद 1 घंटे का वीडियो मैंने केवल क्वेश्चन करवाया, उसमें आपको समझ में आएगा एनर्जी पावर के बीच का डिफरेंस। तो ये समझ में आया ना। तो खैर ये अब हम लोग कहाँ फिजिक्स में घुस रहे हैं भाई, इसको हटा लेते हैं हम लोग। चलिए मेन मुद्दा था यहाँ पे शाकाहारी मांसाहारी में, तो अब समझ में आ रहा ना भाई। जो शाकाहारी वाले व्यक्ति है बिल्कुल खुश हो जाइए, आपके अंदर जो एनर्जी मिल रही है बहुत अधिक एनर्जी मिल रही है। अब आपको फैट वगैरह लेने के लिए आप क्या करते हैं, मटन वगैरह या एग्स वगैरह जो खाते हैं, तो जो शाकाहारी है वो लोग क्या करेंगे, दूध ले रहे होंगे, पनीर खा रहे होंगे, घी खा रहे होंगे, है ना, तो वो उसका कंस्टिट्यूएंट अलग पार्ट से वो ले लेते हैं। समझ में आ गया। मतलब कुल मिलाकर के जो 10% लॉ है, रेमंड लिंडमैन ने क्या कहना चाहिए आपको समझ में आया कि नहीं भाई, कि प्रोड्यूसर ने जो खाना बनाया उस खाने में जो ऊर्जा होती है उसका 90% ऊर्जा एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है। किस फॉर्म में भाई, हीट के फॉर्म में। और मात्र 10% एनर्जी क्या होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर कितना होगा 10%, यानी कि यहां से यहां कितना जाएगा 10%, फिर यहां से यहां कितना जाएगा उसका 10%, फिर यहां से यहां क्या जाएगा 10%। यानी कि देखिए यहां पे जो था 10,000 जूल था, अच्छे से लिख दे रहा हूं भाई, देखिएगा यहां पर जो ऊर्जा थी वो थी आपकी 10,000, ठीक है, ये थी आपकी 10,000 जूल ऊर्जा। 10,000 जूल एनर्जी से इंसेक्ट के पास कितना आया, मात्र 1,000, 90% लॉस हो गया। 1,000 के बाद 100 और 100 के बाद यहाँ आया 10 जूल। क्लियर हुआ भाई। तो अब कुल मिलाकर आपको क्या समझ में यहाँ पे आ रहा है कि जो प्रोड्यूसर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और जो टर्सरी है या फिर टॉप कंज्यूमर है, किसके पास अधिक ऊर्जा होगी भाई, तो सिंपल सी बात है, नो डाउट प्रोड्यूसर के पास अधिक ऊर्जा होगा। सबसे कम किसके पास होगी भाई, जो टॉप कंज्यूमर होगा।
तो आपके पास जो फूड चैन होगा उसके पे अंतिम जो कंज्यूमर होंगे उसके पास सबसे कम ऊर्जा होगी। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन को अब हम लोग आ जाते हैं, बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन किया है और मैंने लॉ भी पूरे अच्छे से समझा ही दिया आपका। नीचे दी गई खास श्रृंखला में कौन सबसे कम ऊर्जा पाता है? पत्तियां, टिड्डे, पक्षी या बिल्ली? भाई देखिए ये पत्तियां यानी कि लिप्स है भाई, यानी कि ग्रीन प्लांट है, तो मुझे नहीं पता ये कितना एनर्जी, जो भी एनर्जी होगा भाई, ग्रीन प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करके ये अपने अंदर जो फूड बनाएगा, इसके अंदर जो जाएगा 10% ही जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जाएगा उसका ही 10% जाएगा उसके अंदर, यानी कि सबसे कम ऊर्जा किसके पास होगा भाई? टॉप कंज्यूमर जो कैट है आपका, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बताइए समझ में आया कि नहीं इसका आंसर भाई? मैं यहाँ पे आपको ये बोला कि जैसे कि लिप्स ने जो खाना बनाया इसके अंदर 100 जूल एनर्जी है। ठीक है, तो इसका 90% लॉस हो जाएगा, वो लिप्स अपने आप को सर्वाइव करने में वो प्लांट, और 90 इसका 10% यानी कि कितना हो जाएगा? 10 जूल यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसका 10% यहाँ पे जाएगा 10 जूल। अब इस 10 जूल का 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 1 जूल पक्षी को मिलेगा, और इस 1 जूल का 10% करेंगे तो 0.1 जूल इस बिल्ली को मिल रहा है। तो सबसे कम ऊर्जा किसके पास है भाई? कैट के पास है। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। अब ये पिरामिड वाला भी कंसेप्ट है, तो इसमें भी मुझे पूरा थ्योरी आपको एक बार मैं फटाफट चीज़ों को रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है ना भाई, ताकि क्वेश्चन, अब देखिए ऑलमोस्ट अब ये पिरामिड खत्म हो जाएगा तो मतलब समझिए आपका एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने आपका कवर करा दिया। ठीक है, और बहुत ईमानदारी पूर्वक चीज़ों को मैंने समझाया है। कोशिश किया इस बार राइटिंग पे अच्छे से लिखूँ आपको, ताकि चीज़ें समझ में आ सके। चलिए भाई यहाँ से आगे, क्योंकि यहाँ स्पेस लेना होगा, क्योंकि एक बड़ा पार्ट पिरामिड वाला भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए आज भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग कम ही कर पाएंगे, देख लेते हैं जितना भी हो जाए, बाकी आगे का क्वेश्चन तो फटाफट ही बनना चाहिए। चलिए हम लोग करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए एक ये जो टॉपिक है हम लोग जो अपने क्लासेस में पढ़े भी है, चलिए मैं नोट्स निकालता हूँ पहले। तो नोट्स का पेज नंबर कितना होगा, क्योंकि काफ़ी पीछे होगा, 25 के आसपास पेज नंबर हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया 10वां पेज। 1 सेकंड मेरा समय लेना भाई, क्योंकि अगर मैं कम चीज़ों को लिखूँ और अधिक चीज़ डिलीवर करूँ तो नोट्स का मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा। और नोट्स भी आप देख पाएंगे किस लेवल पे आपको नोट्स दिया गया। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, ये सब चीज़ें हो गया, ओजोन होल्स वगैरह हो गए। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए, ये रहा टॉपिक हमारा। चलिए इसको हटा लिया जाए भाई, थोड़ा सा हाईलाइटेड जो किया गया। 1 मिनट का समय लेंगे। चलिए साहब देखिए, मेनली ये टॉपिक है हम लोगों का, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है ना, इकोलॉजिकल पिरामिड, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का भी पार्ट है ये। देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड कहने का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। यानी इकोसिस्टम जो है आपका, ठीक है, जो आपका जो इकोसिस्टम है भाई, इकोसिस्टम में क्या है भाई? 2 चीज़ें हैं। एक आपने देख लिया है बायोटिक, ठीक है, एक चीज़ आपने देख लिया है अबायोटिक, है ना, अबायोटिक यानी कि अजैविक, और ये हो गया आपका जैविक। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, कोई दिक्कत है? फिर बायोटिक को मैंने न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से, यानी कि पोषण के आधार पर हमने क्या किया, 3 भाग में क्लासिफाई किया। एक को कहा मैंने प्रोड्यूसर, फिर सेकंड को कहा मैंने कंज्यूमर, और फिर थर्ड को मैंने कहा डीकम्पोजर। कोई दिक्कत थी सर? कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ तक चीज़ें। राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो भाई, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। क्लियर है? अब हुआ क्या समझिएगा कि 3 चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा, ठीक है ना। सेकेंड चीज़ है आपकी संख्या, 1 मिनट साहब, संख्या यानी कि नंबर। और तीसरी जो चीज़ है वो है आपका बायोमास। बायोमास को हिंदी में क्या कहेंगे भाई? बायो मतलब जीव, मास मतलब हो गया भार या द्रव्यमान, जो बोल लीजिए। ठीक है ना। कहना क्या चाहते हैं सर? कहना ये चाहते हैं कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट आपने जो देखा है, और उसको हमने पोषण के आधार पर 3 भाग में जो बांटा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, जो डिकम्पोजर। अब ये जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, जो डिकम्पोजर, जो आपको मैंने फूड चेन में दिखाया था कि फिर फर्दर मैंने कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी, और अंतिम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, टॉप कंज्यूमर में। ये मैंने फूड चेन में दिखाया था। तो उस फूड चेन में जो आपका एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, या फिर उस फूड चेन में जो संख्या है, संख्या किसकी भाई? प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर की संख्या मतलब समझिए, देखिए मैं पहले एक फूड चेन बना देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये हो गया आपका ग्रास, इस ग्रास को किसने लपेटा? इंसेक्ट ने लपेटा। इंसेक्ट को किसने लपेटा? मुर्गी ने लपेट लिया। और इस मुर्गी को किसने लपेट लिया? ह्यूमन बींग्स ने लपेट लिया। ठीक है साहब,
देखिए ये हुआ आपका प्रोड्यूसर। तो अब इस प्रोड्यूसर से पहले एनर्जी को ही समझिए, क्या हुआ 10% आपका एनर्जी क्या होता है भाई, ट्रांसफर होता है इंसेक्ट के बाद। इसमें कहाँ कितना जाएगा, 10% एनर्जी जाएगा, और ह्यूमन बींग्स के पास कितना जाएगा, 10% एनर्जी जाएगा। यही अभी हमने समझा ना 10% लॉ, या फिर रेमंड लिंडमैन के हिसाब से। क्लियर है सर। तो ये जो एनर्जी हो गया। चलिए अब बात करते हैं संख्या। तो देखिए ग्रास की जो संख्या है, जैसे कि यहाँ मैंने ये जो आपकी ग्रास की जो संख्या है, फिर यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे इंसेक्ट हैं जैसे कीड़े हैं, ठीक है, हैन मुर्गे हो गए भाई, यहाँ पे मुर्गियों की संख्या हो गए, और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की संख्या। तो भाई यहाँ पे जो संख्या, ये क्या हो गया आपका नंबर। तो नंबर भी देखेंगे तो धीरे आपको यहाँ पे क्या हो भाई, देखिए यहाँ पे जो प्रोड्यूसर की संख्या बहुत अधिक, ग्रासेस तो बहुत बड़े, ग्रास लैंड है भाई, घास स्थल है, या घासों की मैदान होती है, वहां पे घास की संख्या बहुत सारी अधिक होगी। कीड़ों की संख्या उससे कुछ घास में कुछ कम होगी, फिर उस कीड़े के बाद मुर्गियों की संख्या कम है, उसके बाद इंसानों की संख्या कम है। यानी इंसान का नंबर के आधार पर मैंने चीज़ों को क्लियर कर दिया। इसके बाद वेट यानी कि बायोमास। तो भाई देखिए यह ग्रास है, तो इस ग्रास का अपना कुछ भार होगा, इस इंसेक्ट का कुछ अपना भार होगा, इस मुर्गी का अपना भार होगा, और इस इंसेक्ट ह्यूमन बींग्स का अपना कुछ भार होगा। ये मैंने ग्रास लिया। इस ग्रास के जगह में अब आपको वेट में ऐसा लग रहा है कि इंसान का भार सबसे अधिक आएगा, तो अब आप सोचिए मैं बड़े बड़े बरगद का पेड़ ले रहा हूँ, पीपल का पेड़ ले रहा हूँ, नीम का पेड़ ले रहा हूँ, तो अब आपको समझ कितने अधिक संख्या में क्या उसका संख्या वेट अधिक हो जाएगा। इसलिए ये एकदम डायरेक्टली नहीं बैठा लेना है कि ग्रास ही, यहाँ पे आपको रखना है याद प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाता है, यानी कि ऑटोट्रॉप्स की मैं बातें कर रहा हूँ, ग्रीन प्लांट्स की बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया एनर्जी, यहाँ मैंने समझा दिया संख्या, और यहाँ पे मैंने समझा दिया बायोमास। तो इस एनर्जी की बात कर ले, या फिर इस नंबर या संख्या की बात कर ले, या बायोमास की बात कर ले, इस फूड चैन में, ठीक है ना, यानी कि इस फूड चैन यानी कि इस इकोसिस्टम में इसका अपना एक शेप होता है ना, इसका अपना जो होता है ना एक शेप होता है, यानी इसका जो अपना एक आकार होता है, और ये आकार जो होता है ना पिरामिड का होता है। अभी आपको समझ में आएगा कैसे पिरामिड का होता है। तो उस पिरामिड यानी ये जो टॉपिक आपने देख लिया इकोलॉजिकल पिरामिड, अब आपको समझ में आ गया कि जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम का जो शेप आकार जो होता है ना वो पिरामिड लाइक बन जाता है स्ट्रक्चर, इसलिए हम इस टॉपिक का नाम देते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। अब मैं आपको समझाता हूं वो कैसे पिरामिड का शेप लेता है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए अभी पिरामिड का मैं आपको पहले स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँ तो देखिए ये आपका क्या होगा भाई, पिरामिड हो गया है ना, यानी कि अगर ये आपका बेस है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया भाई, बेस हो गया। तो बेस से जब आप ऊपर जा रहे हैं तो इसकी चौड़ाई आप देखते चलिए क्या कम हो रही है कि नहीं भाई, बिल्कुल कम हो रही है। तो इस पिरामिड को हम लोग क्या कहते हैं पता है, इस पिरामिड को हम लोग कहते हैं अपराइट, यानी कि सीधा पिरामिड, या फिर अप साइड भी इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर है। और अगर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ पिरामिड का, तो अब क्या देखेंगे यहाँ पर जो बेस है, अब यानी कि इस पिरामिड को मैंने उल्टा कर दिया, जस्ट अपोजिट मैंने पलट दिया भाई। तो अब आप क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से जब आप नीचे से जब आप ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना भाई, या आप अब ये अगर आपका ऊपर से जब आप नीचे आ रहे हैं और नीचे से जब आप ऊपर गए तो बेस का यहाँ पे क्या हो रहा था, इस केस में जो बेस की चौड़ाई अधिक थी और ऊपर जाते जाते कॉर्नर हो गया, एकदम कम हो गई है। उसी प्रकार जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसकी चौड़ाई कम हो रही है, तो ये इन्वर्टेड कहलाता है, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं उल्टा पिरामिड। क्लियर है, यानी दो प्रकार के पिरामिड होते हैं। तो सबसे पहले जो इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये 3 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनर्जी पिरामिड के बारे में, ठीक है, एनर्जी पिरामिड्स के बारे में समझिएगा। एनर्जी पिरामिड्स के बारे में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यानी कि जो फूड चेन है या फिर जो इकोसिस्टम है उसमें जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा पिरामिड का, अप साइड बनाएगा या फिर इन्वर्टेड बनाएगा, या अपराइट बनाएगा, या सीधा बनाएगा, या उल्टा बनाएगा, यही आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये पहले अभी मैं आपका इसका आंसर लिख दूं कि जो एनर्जी पिरामिड होता है वो होता है आपका अपराइट, या फिर आप इसी को कहते हैं अपसाइड, SIGHT अपसाइड, या इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं सीधा पिरामिड। ठीक है, अब कैसे, अब इसको समझिए। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको पहले दिखाया था एक फूड चेन में दिखा देता हूँ। जैसे कि अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लांट, ग्रास लिखूंगा तो फिर आपके माइंड में ग्रास चलेगा। ठीक है, प्लांट है, इसको किसने लपेट लिया, इंसेक्ट ने लपेट लिया।
इस इंसेक्ट को किसने लपेट लिया, मान के चलिए कोई चिड़िया ने लपेट लिया है, और इस बर्ड को किसने लपेट लिया, स्नेक ने लपेट लिया। ठीक है, चलिए तो देखिए प्लांट जो है, प्लांट अब मुझे बताइएगा इस प्लांट के पास जो एनर्जी है क्या भाई, मान के चलते 1000 जूल होगी एनर्जी। अब इसके पास कितना आएगा एनर्जी भाई, 100 जूल आएगा 10% लॉ के हिसाब से। इसके पास कितना आएगा, 10 जूल आएगा। इसके पास क्या आएगा भाई, 1 जूल। समझिएगा भाई ध्यान से। तो अब कॉमन सेंस बताइए भाई, इसके पास क्या है, सबसे अधिक एनर्जी है, इसके पास सबसे कम है। अब आ जाइए, अब यहां से आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि जो एनर्जी पिरामिड है वो इन्वर्टेड नहीं होगा बल्कि ये अपराइट होगा। क्यों? अब एक चीज को मुझे ये बताइएगा, इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं 3-4 बॉक्सेस बना देता हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं अगर लिखना चाहूँ 1000 जूल, ठीक है, तो 1000 जूल यहाँ लिखाएगा या फिर 1000 जूल यहाँ लिखाएगा। तो भाई ये इतना स्पेस और इतना स्पेस, कौन सबसे ज़्यादा स्पेस है भाई? सिंपल सी बात है, ये स्पेस ज़्यादा है, तो 1000 जूल कहाँ लिखाएगा भाई, यहीं पे लिखाएगा, यानी कि बेस में लिखाएगा 1000 जूल। यहाँ पे लिखा गया 1000 जूल। उसके बाद देखिए बेस की चौड़ाई कम हो गया, ये हो गया आपका 100 जूल। उसके बाद हो गया ये आपका 10 जूल और ये हो गया आपका 1 जूल। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका भाई, प्रोड्यूसर में, यानी यहाँ पे क्या आ गया आपका, प्लांट। तो अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे मैं 4 बेसिस ले रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ 1000 जूल लिखूं और 1 जूल लिखूं, क्या आपको भाई, ये 1 जूल का स्पेस है भाई, एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम कैप्चर होगा ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो 1000 जूल अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल यहीं पर दिखाना होगा, 1 जूल मुझे नीचे दिखाना होगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, नीचे क्या था आपका, प्लांट था, तो प्लांट के पास क्या 1 जूल है, नहीं है, इसलिए इन्वर्टेड कभी भी पिरामिड नहीं बनता है आपका, किसमें, एनर्जी के केस में। प्लांट के बाद किसने लपेट लिया, इंसेक्ट के को किसने लपेट लिया, बर्ड ने, बर्ड को किसने लपेट लिया, स्नेक ने। ठीक है, समझ में आ गया ये बातें, बिल्कुल समझ में आ गई। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो होती है वो कैसे बनती है, सीधा। अब आइए नोट्स में पहले, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, देखिए समझिएगा। इसके बाद जो है आपका दूसरा पिरामिड जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका नंबर पिरामिड, NUMBR, नंबर पिरामिड। देखिए ये नंबर पिरामिड जो होता है ना, ये कैसा बनाता है, देखिए ये 2 तरह के पिरामिड इसमें बनते हैं, यानी एक आपका अपराइट भी बनेगा और एक आपका इन्वर्टेड भी बनेगा। अब कैसे, इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक से, समझ लीजिएगा ना भाई, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यानी अगर आपसे पूछ ले कि एनर्जी पिरामिड कैसा होता है, तो अपराइट होता है हमेशा, ये इन्वर्टेड नहीं बनाएगा। नंबर पिरामिड वो दोनों बनाएगा, अपराइट भी बनाएगा, इन्वर्टेड भी बनाएगा। तो आपसे पूछेगा कौन सा इकोसिस्टम में आपको इन्वर्टेड संख्या के आधार पर पिरामिड देखने को मिलता है, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पे समझिए, देखिए अगर मैं नंबर पूछूं तो भाई प्लांट की संख्या सबसे अधिक होगी, उसके बाद कीड़े की संख्या आएगी, उससे कम फिर बर्ड और सबसे कम स्नेक की संख्या है ना भाई। तो भाई अगर देखें तो आप यहाँ से अगर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, नंबर घट रहा है, तो नंबर घट रहा है यानी चौड़ाई घट रहा है, तो यानी यही पिरामिड बनना चाहिए। तो एक तो अब आपको समझ में आ गया अपराइट। अब इन्वर्टेड का समझिएगा, जैसे कि देखिए ये मैंने एक आपका एक ट्री बनाया, ठीक है। अब इस ट्री में आपको पता है बहुत सारे कीड़े देखने को मिलेंगे, इंसेक्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, यानी कि एक ट्री है आपका, TRE, ट्री की संख्या कितना है, 1 है। अब इस ट्री के ऊपर कम से कम मान के चलिए कि 100 कीड़े तो होंगे ही भाई, 100 इंसेक्ट होंगे ही, ठीक है। अब इसके ऊपर कई सारे चिड़ियाँ होंगी भाई, ठीक है, कई सारी चिड़ियाँ होंगे, मान के चलिए इसके ऊपर कम से कम 1000 बर्ड्स होंगे, ठीक है, 1000 बर्ड्स होंगे। तो भाई ये जो ट्री है ये क्या हो गया आपका, प्रोड्यूसर हो गया, उसको लपेटा किसने, इंसेक्ट, इंसेक्ट को किसने लपेटा, बर्ड्स ने, ठीक है। तो भाई अब इसका मैं अगर फूड चेन बनाऊँ, यानी कि ये हो गया आपका ट्री को लपेट लिया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को किसने लपेट लिया, बर्ड्स ने। तो संख्या क्या है भाई, ट्री की मात्र 1 है, कीड़े की 100 है और चिड़िया की क्या है भाई 1000 है। तो ये अब क्या बना रहा, तो देखिए ट्री की संख्या 1 है, तो संख्या 1 है, तो भाई संख्या कहाँ घट रहा, नीचे, तो ट्री आ गया नीचे, ठीक है, यहाँ आ गया आपका इंसेक्ट, यहाँ आ गया बर्ड। तो ये कैसा पिरामिड बन गया, इन्वर्टेड। तो याद रखिएगा नंबर के आधार पर जो पिरामिड बनेगा, ट्री इकोसिस्टम जो होगा, ठीक है ना, ट्री इकोसिस्टम जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, और बाकी जो भी इकोसिस्टम होता है नंबर के आधार पर वो क्या होता है, अपराइट होता है, यानी अपसाइट होता है, यानी कि सीधा पिरामिड होता है। समझ में आया कि नहीं, पहले हमें ये बताइए भाई, मैंने आपको क्या समझाया कि जो ट्री इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होगा आपका, इन्वर्टेड होगा। क्यों इन्वर्टेड होगा भाई, क्योंकि देखिए जो ट्री है उसकी संख्या 1 थी और उसके ऊपर कीड़े बहुत सारे थे,
और उसके ऊपर और भी सारी चिड़ियाँ थी भाई। तो अगर इसको मैं बनाऊंगा तो इन्वर्टेड ही बनाऊंगा ना, क्योंकि नीचे क्या होगा भाई, सबसे पहले प्रोड्यूसर होगा, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो यही बनेगा। और बाकी अगर दूसरा अगर आपको ये कहाँ गया भाई, ये पिरामिड दिखाऊं, जैसे कि कोई और ग्रास का बन दिखा, मतलब ये स्थल पे बना हुआ पिरामिड इकोसिस्टम है, तो ग्रास है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ग्रास की संख्या सबसे अधिक होगी, उसके ऊपर कीड़े जो होंगे उसमें कम होंगे, कीड़े के ऊपर मनुष्य हैन की संख्या कम है, उस हैन को खाने वाला जो आदमी उसकी संख्या कम है। तो ये हो गया आपका अपसाइड यानी कि सीधा पिरामिड। अब तीसरा नंबर जो है पिरामिड वो होता है आपका बायोमास पिरामिड। अब देखिए इसमें बहुत डिटेल समझाया था, अब यहाँ मैं फटाफट निकल रहा हूँ। बायोमास मतलब क्या होता है ना, एक्चुअल वेट, मतलब कि पानी को हटा, जैसे कि आपका वेट, एक इंसान का जो वेट है, मान के चलिए कि 100 kg का कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो इस 100 kg व्यक्ति जो है ना, इसके अंदर 70% क्या होता है, वाटर होता है। तो कुल मिलाकर के जो ड्राई वेट है इसके अंदर कितना होगा, 30 kg। तो ये बायोमास की बात हो रही है। तो देखिए मैंने आपको जो बताया था, अब इसमें एक चीज़ और मुझे समझाना होगा। देखिए इकोसिस्टम जो होता है ना, यहाँ मैंने बताया था एक प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, एक आर्टिफिशियल यानी मानव के द्वारा बनाया। जो प्राकृतिक दिए हुए हैं, एक आपका टेरेस्टेरियल में दिए हैं यानी कि धरती में बना करके दिए भगवान ने, और एक भगवान ने जल में दिए, ठीक है। अच्छा, धरती में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोड्यूसर का काम कौन करता है, प्लांट करता है, ठीक है। तो भाई जल में जो प्लांट का काम, सॉरी, जो जल होता है ना, यानी कि एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है, यानी कि जल पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, यानी कि जल के अंदर, जैसे कि हो गया आपका तालाब, नदी, समुद्र, महासागर, ओशियन हो गया, ठीक है, सी हो गया, रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, तो ये सारे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो इसके अंदर जो प्रोड्यूसर होगा, यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स होंगे, यानी कि जो स्वपोषी होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है PHYTO, फाइटोप्लैंक्टन। ये क्या होता है फाइटोप्लैंक्टन? तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, एक प्रकार का ये एक्वेटिक प्लांट होता है, यानी कि जलीय पौधे होते हैं, ठीक है। और इसकी जो आकार होती है ना, बहुत ही सूक्ष्म आकार की होती है, यानी कि माइक्रो साइज की होती है, और इसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है, ठीक है। और इस फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाला जो जीव होता है उसको कहा जाता है जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। और इस जूप्लैंक्टन को कौन खाता है, स्मॉल फिश, और इस स्मॉल फिश को कौन खाता है, लार्ज फिश, जैसे कि शार्क मछली हो गया। तो ये हो गया आपका एक फूड चेन, ठीक है। देखिए प्रोड्यूसर क्या हो गया भाई, जल के अंदर जो इकोसिस्टम होता है, उस जल के अंदर जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है भाई, फाइटोप्लैंक्टन कहलाता है, ठीक है, जो काफी सूक्ष्म आकार के होते हैं, ठीक है। और उसको खाने वाला जो जीव है वो है जूप्लैंक्टन। जीव जो है, छोटे छोटे जो कीड़े जो जल के अंदर उपस्थित होते हैं, उसको कहते हैं जूप्लैंक्टन। और उसको खाता है स्मॉल मछली, और उस स्मॉल मछली को कौन खाता है, लार्ज फिश, जिसको एग्जाम्पल बोल सकते हैं आपका शार्क मछली हो गया, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, और ये प्लांट हो गया आपका जल में, और यहाँ जल में प्रोड्यूसर कौन हो गया आपका, PHYTO, फाइटोप्लैंक्टन। अब समझिएगा बायोमास का मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैं सबसे पहले स्थल पे या टेरेस्टेरियल का इकोसिस्टम बना रहा हूँ। तो प्लांट हो गया ये आपका, प्लांट को किसने लपेट लिया, इंसेक्ट ने लपेट लिया, इंसेक्ट को बर्ड ने लपेट लिया, और बर्ड को किसने लपेट लिया, मान के चलिए स्नेक ने, ठीक है। या फिर ऐसे देख लेते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्ट को हैन ने लपेट लिया, और यहाँ को इंसान ने, मैन यानी कि ह्यूमन बींग्स। तो बायोमास एक्चुअल वेट अगर देखा जाए प्लांट की, ठीक है, तो प्लांट आप समझ रहे हैं ना भाई, तो प्लांट का जो वेट होगा सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इंसेक्ट, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े वगैरह जो हो गए, उसके बाद इंसान के, क्योंकि देखिए संख्या भी तो प्लांट की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसकी संख्या कम आ रही, तो वेट भी इसका कम होते चला जाएगा। मान के चलिए प्लांट की संख्या पहले देखिए 1000 प्लांट है, ठीक है, तो इसका वेट अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेट होगा इसका। अगर इंसेक्ट की संख्या देखें तो कम है भाई, 100 इंसेक्ट है तो उसकी वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, वेट 1 मैं लिख दे रहा हूँ। मुर्गियों की संख्या मान के चलिए कि 80 है, इसका वेट उससे भी कम हो जाएगा, वेट 2 हो जाएगा। इंसानों की संख्या 50 है तो वेट कम हो गया, तो वेट कम हो गया यानी कि इस प्रकार का पिरामिड बन गया, कैसा, अपसाइड पिरामिड बन गया। यानी कि जो बायोमास होता है, ये बायोमास का पिरामिड अगर हम लोग देखें कहाँ, स्थल पे, तो वो कैसा बनता है भाई, अप साइड बनता है, यानी कि सीधा पिरामिड बनता है। लेकिन
अगर हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं बायोमास के आधार पर, अगर हम लोग देखेंगे तो वो होता है आपका इन्वर्टेड। कैसे? तो देखिए, जो प्रोड्यूसर है वो क्या भाई, फाइटोप्लैंक्टन, PHY2 फाइटोप्लैंक्टन। इसको कौन खाया? जू प्लैंक्टन। इसको कौन खाया? स्मॉल फिश। इसको कौन खा लिया? लार्ज फिश। फाइटोप्लैंक्टन का एकदम छोटे छोटे होते हैं भाई आकार में, तो इसका मास सबसे कम होगा। उसके बाद ये जीव छोटा है और इसका मास, स्मॉल फिश थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद लार्ज फिश उसका ज़्यादा, तो लार्ज फिश ज़्यादा है तो भाई ये क्या, कंज्यूमर है ऊपर में, तो ये कंज्यूमर लार्ज फिश यहाँ आया सबसे ज़्यादा वेट। उसके बाद स्मॉल फिश, छोटे छोटे जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन, ये तो ये हो गया आपका इन्वर्टेड पिरामिड। अब मैं नोट्स में इसको करवा देता हूँ रिवीजन, तो आपको चीज़ें समझ में, एक मिनट भाई, चलिए मैं नोट्स में आपको करा देता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। पेज नंबर हमें जाना है कहाँ पे भाई? पेज नंबर हमें 25 जाना था ना जी। एक मिनट हमें समय देंगे आप, चलिए आ जाइए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बायोमास वाला रिवीजन करा देता हूँ फटाफट। देखिए बायोमास पिरामिड के बारे में, तो बायोमास पिरामिड के बारे में क्या लिखा है? ग्रॉस वेट, यानी कि जिसमें केवल ड्राई वेट लेते हैं पानी को हटा करके। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो फूड चैन है, सभी पोषण स्तर पर जीवों का जो भार है उसका जो प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है, उसके लिए शेप जो होते हैं पिरामिड का आता है। तो एक होगा सीधा पिरामिड यानी कि अपसाइड, और एक होगा आपका उल्टा। तो सीधा जो बनेगा स्थल पर पाए जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्थल पे जाने वाले प्रोड्यूसर प्लांट है, इसका वेट कितना आ गया भाई? 10,000। जो जानवर है उसका वेट कितना है? प्राइमरी कंज्यूमर का 100 kg, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर जो लायन, उसका वेट है 50 kg। तो देखिए लॉस इन मास हुआ ना, मास का लॉस हुआ, तो यही आपका आकार बनेगा अपसाइड। उल्टा बायोमास पिरामिड का बनेगा जलीय, यानी कि एक्वेटिक जो आपका इकोसिस्टम है। तो देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है? फाइटोप्लैंक्टन 50 kg का है, मान लीजिए प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट है। स्मॉल फिश आ जाएगा, या इसको लपेटने वाला जू प्लैंक्टन होगा, वो मान के चलिए 100 kg का होगा। उसके बाद कंज्यूमर में आपका आ जाएगा 500 kg में स्मॉल फिश, और लार्ज फिश हो गया आपका 1000। तो देखिए ये कैसा बना, स्ट्रक्चर इन्वर्टेड बना कि नहीं बना। ठीक है, चलिए बाकी अब इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर इसमें मुझे कम से कम 30-35 मिनट का समय लेना होगा एक्सप्लेनेशन में। अब आइए, अब आप समझ भी गए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझोगे। इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो देखिए ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा भाई? तो ऊर्जा का पिरामिड ऑलवेज, मैंने क्या बताया, अपसाइड होता है। अपसाइड यानी अपराइट पिरामिड, या अपसाइड यानी कि सीधा पिरामिड होता है ना। क्योंकि ऊर्जा क्या हो रहा भाई, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाते जाते क्या हो रहा, घट रहा है। और अगर घट रहा है यानी कि इस प्रकार से देखिए, ये आपकी चौड़ाई क्या हो रही भाई, घटते जा रही है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो घट रही है ना। तो क्या होगा, वो हमेशा ही अपसाइड या अपराइट होता। संख्या पिरामिड कैसा हो सकता है भाई? अपराइट भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। चलिए साहब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। एक मिनट भाई, एक मिनट सर, एक मिनट। चलिए भाई, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, बोथ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसके बाद पूछा बोला गया कि हाउ विल बी द पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इसका भी बायोमास का भी पिरामिड क्या हो सकता है, इन्वर्टेड और अपसाइड, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? अब बताइए अपराइट क्या बनेगा, जो स्थल इकोसिस्टम है यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड बनेगा बायोमास के आधार पर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं भाई? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिएगा, देखिए जो प्रोड्यूसर है भाई इसको लपेटा किसने, कंज्यूमर में, यानी कि प्रोड्यूसर में कौन हो गया आपका, ग्रास मान के चलिए। ठीक है, इसको लपेट लिया किसने, इंसेक्ट ने। ये सब क्वेश्चन है आपका, बहुत क्वेश्चन है यार, कितना ही आपको मैं करवाऊंगा ना कम हो जाएगा। बल्कि आपको इसलिए मैं बोला ना, थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में मैंने एक एक चीज़ को कराया, नोट्स में एक एक चीज़ निकाल के। इसको लपेट लिया मुर्गी ने भाई, और मुर्गी को लपेट लिया मानव ने। तो देखिए एनर्जी का जो डायरेक्शन इस प्रकार से जाएगा, ग्रास को लपेटेगा इंसेक्ट, इंसेक्ट को लपेटेगा कौन, हैन को लपेटेगा इंसान। तो एनर्जी ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी एक तरफा ही फ्लो करेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ऑलवेज। तो एनर्जी का जो डायरेक्शन होता है ना फूड चेन में, यूनि डायरेक्शन होता है, यानी एक दिशा में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। क्लियर है? क्योंकि अब आप सोचिए, क्या मुर्गी को ये आदमी इस मुर्गे लपेट सकता है क्या, इस मुर्गे को ये कीड़े लपेटेगा क्या, इंसेक्ट को ये ग्रास खाएगा, नहीं। तो एनर्जी कभी इधर फ्लो नहीं कर सकता, एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, यूनि डायरेक्शनल। तो इसलिए एनर्जी का पिरामिड ऐसे भी याद रखिएगा, केवल अपसाइड ही होता है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, इसमें होगा भी। चलिए आगे का क्वेश्चन पढ़ते क्या है। अच्छा, ये वाला भी आपको मुझे कंसेप्ट देना होगा, क्वेश्चन 13 का भी।
चलिए इस पे भी हम लोग अभी डिस्कशन कर लेते हैं। इन अ फूड चैन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। चलिए इसका हम लोग कंसेप्ट पहले ले लेते हैं। देखिए समझिएगा मैं यहाँ क्या समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए भाई चलिए यहाँ पे लेते हैं। देखिए एक फूड चैन फिर से बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने बनाया है ग्रास लिया है ठीक है, और इस ग्रास को लपेटा किसने? इंसेक्ट ने लपेट लिया है। क्लियर है सर? इंसेक्ट को किसने लपेट लिया सर? हैन ने लपेट लिया है। बस 3 में ही क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए इतना ही काफ़ी है। चलिए पहले हमें ये बताइए, ये क्या होगा आपका? प्रोड्यूसर होगा, बिल्कुल। उत्पादक हो गया ये सर आपका ये आपका क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा सर? आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। और 3 लेवल पे, यानी कि ये आपका क्या होगा? 3 लेवल में बोल रहा हूँ, उसको लिख देता हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल। मैं एक चीज़ और कल बताया था आपको, ये क्या है आपका? प्राइमरी प्रोड्यूसर है ना, प्रथम यानी कि प्राथमिक उत्पादक है। क्यों प्राथमिक उत्पादक है? क्योंकि ये इंसेक्ट के लिए क्या कर रहा भाई? खाना का काम कर रहा है, भोजन का काम कर रहा। उसी प्रकार ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट किसका खाने का काम कर रहा? मुर्गी का काम कर रहा खाने का। तो उसी प्रकार ये हैन का क्या हो जाएगा? सेकेंड प्रोड्यूसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी प्रोड्यूसर यानी द्वितीय उत्पादक। हैन के बाद एक और मैं अगर ह्यूमन बींग्स का ले लूँ, ठीक है, तो ह्यूमन के लिए ये मुर्गा खाने का काम करेगा, भोजन का काम कर रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? टर्सरी प्रोड्यूसर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें मैंने कल बता रखा था, ठीक है सर। देखिए ये जो प्रोड्यूसर है, यानी इस प्रोड्यूसर उत्पादक, जिसके अंदर क्या आता है भाई? ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स आने का मतलब जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? ध्यान से सुनिएगा। यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है, ध्यान से सुनना भाई, जो प्रोड्यूसर होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? शाकाहारी। यानी कि इसे हम क्या कहेंगे भाई? शाकाहारी। यानी कि ये हो गया आपका हर्बीवोर्स, ठीक है। सॉरी हर्बीवोर्स, इसको मैं लिख दिया, क्या लिख दिया भाई? ये हो गया प्रोड्यूसर, ठीक है ना। देखिए प्रोड्यूसर को खाने वाला कौन है? हाँ ये मुझे बोलना था। प्रोड्यूसर को खाने वाला कौन है? इंसेक्ट है, कीड़ा भाई। तो ये जो इंसेक्ट है ये क्या खाएगा भाई? ये हरे सब्जियां या फिर बोले प्लांट को ये खाता है। इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, प्लांट ईटर्स है ये क्या है भाई? प्लांट ईटर्स है, ठीक है। प्लांट्स को खाने वाला ये क्या है भाई? प्लांट्स को खाने वाला है। तो इसको हम लोग कहते हैं हर्बीवोर्स, HERBI, हर्बीवोर्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? हर्बीवोर्स। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? शाकाहारी। थोड़ा सा स्पेस लेंगे और इसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? शाकाहारी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? यानी अगर मैं आपसे पूछूं जो हर्बीवोर्स है वो किस लेवल पे है उपस्थित, तो यह है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे। किस कंज्यूमर को हम लोग हर्बीवोर्स कह रहे हैं या शाकाहारी कह रहे हैं? तो प्राइमरी कंज्यूमर को कह रहे हैं, ठीक है। और जो हर्बीवोर्स है वो क्या होता है भाई? प्लांट ईटर्स होते हैं, ठीक है ना। वह उपभोक्ता, सुनिएगा ध्यान से, दैट कंज्यूमर, जो अपना भोजन डायरेक्टली किससे? प्रोड्यूसर से प्राप्त करता है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट से ही प्राप्त करता है अपना भोजन, उसको हम लोग कहते हैं हर्बीवोर्स। अब नेक्स्ट इसके बाद है आपका हैन। यानी कि इस हैन की अगर मैं बात कर लूं तो इसको हम कहते हैं क्या भाई? इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? कार्निवोर्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस मुर्गी को हटा के मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि मुर्गी को मैं रख करके ही समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए भाई क्या हो गया आपका? ये हैन, ठीक है। तो ये जो हैन है ये क्या हो गया सर? ये हो गया आपका कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा सर? इसको हम लोग कहेंगे भाई जो फ्लैश ईटर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो मांस को खाता हो, ईटर होगा, EATR, ईटर। अभी सारी चीज़ों को मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ, समझिएगा ध्यानपूर्वक। यानी इसे हम लोग लिखेंगे भाई मांसाहारी, ठीक है। क्योंकि ये जो हैन है ये क्या खा रहा बताइए? तो ये इंसेक्ट को खाता है, ठीक है, ठीक। इसके बाद आ जाइए, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं मांसाहारी यानी कि कार्निवोर किस ट्रॉपिक लेवल पे है भाई? थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। और किस कंज्यूमर को कहेंगे भाई? सेकेंडरी कंज्यूमर को कहेंगे। मान लीजिए इस मुर्गी को खा लिया किसने? टाइगर ने। आप कहेंगे सर लायन भी खा सकता है,
आप कहेंगे सर आप भी तो पेट लपेट लेते हैं, ह्यूमन बींग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका का भाई थर्ड यानी कि टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर है भाई, ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर। और ये किस ट्रॉपिक लेवल पे आ गया, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आ गया। और ये प्रोड्यूसर कौन सा हो जाएगा भाई, फोर्थ प्रोड्यूसर, ठीक है ना। और इसी को आप क्या बोल सकते हैं सर, टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब देखिए ये जो टाइगर है भाई, ठीक है ना, ये इसको कहा जाता है एग्जैक्ट, इसका जो इसको मतलब हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ओमनीवोर्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग कहेंगे ओमनीवोर्स यानी कि सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब क्या है कि ये भाई जानवर भी खा सकता है, प्लांट भी खा सकता है। इंसान साग सब्जियां भी खाता है, टाइगर भी घास फूस खा लेगा, और इंसान के हड्डियां मांस तो खाता ही है, ठीक है। कुल मिलाकर के अब आपको अगर मैं पूछ लूं, क्या मैं पूछूं कि हर्बीवोर्स के बारे में, ठीक है, यानी शाकाहारी के बारे में, तो किस कंज्यूमर को कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को किस ट्रॉपिक लेवल पे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को। मांसाहारी कार्निवोर्स में आपसे पूछूं तो सेकेंडरी कंज्यूमर को थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे है। ओमनीवोर्स के बारे में पूछूं तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड टर्सरी कंज्यूमर। या फिर उस फूड चेन को आपको देखना जो आपको एग्जामिनेशन में गिवन होगा, 4 गिवन है या 3 गिवन है। तो अगर 3 होगा तो ये आपका मांसाहारी तक ही चीजें समाप्त हो जाएगी, 5 होगा तो अंतिम वाला वो आपका ओमनीवोर्स हो जाएगा। तो टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा, टॉप कौन से लेवल पे, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, ये चौथा प्रोड्यूसर हो गया। चलिए ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पे, ये क्लियर हुआ कि नहीं भाई। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि इन अ फूड चैन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल को हम पहले बनाते हैं, मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा पहले, उसके बाद ही बनाऊंगा दिखाऊंगा। प्रोड्यूसर ये हो गया आपका, ठीक है, इसको लपेटा प्राइमरी कंज्यूमर ने, इसको लपेट लिया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, इसको लपेट लिया टर्सरी कंज्यूमर ने। तो ये आपका क्या हो गया भाई, हर्बीवोर्स, ये हो गया आपका कार्निवोर्स, ये हो गया आपका ओमनीवोर्स। यही मैंने आपको बताया है। आपको पूछा भैया है कि इस फूड चैन में थर्ड ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, ओमनीवोर्स होता है। कहाँ गया भाई, ओमनीवोर्स तो है ही नहीं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, माफ करिएगा, देखिए थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, देखिए फंस गया, मेरे से भी गलती हुई। ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और ये हो गया आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। आपको एग्जाम में पूछा है क्या, ध्यान से देखिए, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में क्या है भाई, कार्निवोर्स, ऑप्शन है कार्निवोर्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आपसे अगर ये पूछता कि जो टर्सरी कंज्यूमर है, कि इन अ फूड चैन टर्सरी कंज्यूमर इज ऑलवेज ऑक्युपाइड, तो टर्सरी कंज्यूमर इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय ओमनीवोर्स। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, तो इसको मैंने क्लियर कर दिया, इसका भी कंसेप्ट यहाँ से भी आपका क्लियर है। यानी कि ये हमेशा आपको, ये भी आपको डाटा एक जगह मैं आपको कर देता हूँ, ये आपके काम आएंगे भाई, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आने वाले हैं ये चार्ट भी। इसलिए मैंने जो जो चार्ट इंपॉर्टेंट उसको मैंने एक जगह करके रखा। ऊपर वाला भी चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जैसे ये वाला चार्ट में देखिए मैंने बताया था, देखिए मैं रिविज़न कराता हूँ। ये है आपका प्रोड्यूसर, ये हो जाएगा कंज्यूमर पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और क्वार्टरली कंज्यूमर। जो अंतिम में कंज्यूमर उसको हम लोग टॉप कंज्यूमर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बताया कि जो ट्रॉपिक लेवल वो कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको सिखाया। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है, चलिए इसको हटा लिया जाए भाई, क्लियर ही रखेंगे पूरे चार्ट को। और फिर ये आपका हो जाएगा भाई प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी, टर्सरी, ये आपका क्लियर है सारी चीज़ें। फूड चैन है तो भाई इसके बाद जब टॉप कंज्यूमर मर जाएगा तो फिर डिकम्पोजर की बारी आएगी, जो बैक्टीरिया, और आपको मैंने कवक के बारे बताया था, जो क्या करता है भाई, जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करती है, जो फिर से वो कहाँ चली जाती है, सॉइल में चली जाती है, सॉइल से फिर वापस प्लांट में आ जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर को, याद है ना, क्लिनसिंग एजेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं, अगर आपको याद हो तो, हम लोग डिकम्पोजर को और एक नाम से जानते हैं। एक तो हो गया क्लिनसिंग एजेंट, दूसरा इसको मैंने आपको बताया था क्या करता है ये भाई, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। ये ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में। ये सारे सवाल हैं आपके। और यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि जो आपके शाकाहारी होंगे भाई वो कहाँ होगा भाई, प्राइमरी कंज्यूमर को कहेंगे, कहाँ पे होगा, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल पे होगा, ठीक है। जो मांसाहारी होगा भाई वो सेकेंडरी कंज्यूमर को हम लोग कह रहे होंगे, और वो थर्ड ट्रॉपिक पे लेवल होगा। जो सर्वाहारी है भाई, जो सारे चीज़ों को खाएगा, ये प्लांट भी खाएगा और मांस भी खाएगा,
ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, द डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन आ ही गया भाई। क्या काम करता है डिकम्पोजर? कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपलर कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है। कन्वर्ट क्या लिखा है, कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या भाई, डिकम्पोजर क्या करता है, सिंपल कंपाउंड इनटू, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ। जटिल का मैंने कॉम्प्लेक्स में लिखा ही हूँ भाई, चलिए कोई नहीं, ठीक है। लिखा गया कि कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या ये है सही? नहीं है। यानी कि क्या करता है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यही काम करेंगे आप भी। क्वेश्चन 14 क्लियर है? तो डिकम्पोजर का काम क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को क्या करता है भाई, सिंपल में यानी कि जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल यौगिक में तोड़ने का काम करता है। कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया। फिर अगला क्वेश्चन डिकम्पोजर के ऊपर में ही बोला गया है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में जो अपघटन करता है, कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये भी बात सही है, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में कैसे, तो समझिए जैसे कि मैं कोई इंसान की जब मृत्यु हो जाती, इसको जला दिया जाता, तो इसके जो राख बचते हैं भाई, यानी कि जो हड्डियां हैं भाई, ठीक है, जो बोन्स है, ठीक है, देखिए ये जो बोन्स है जलने के बाद बच जाते हैं, तो इसमें क्या उपस्थित है, कार्बन है भाई, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ब्रेक डाउन करने के बाद इसके अंदर जो कार्बन है वो खत्म हो गया, यानी कि इसको किस में बदल दिया है, इनऑर्गेनिक्स में। तो सही बात है। कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, ये तो बिल्कुल गलत है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 16, अब पूरा क्वेश्चन 16 में आपको मैंने अपघटनकर्ता के बारे में पूछ दिया। कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल, बिल्कुल सही है। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनटू सिंपल कंपाउंड, बिल्कुल सही है। एक्ट एज ए क्लिनसिंग एजेंट ऑफ इन्वायरमेंट, बिल्कुल, ये सब हड्डियों को फिर ये डिकम्पोज करता है, तो हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा भाई। जो भी सड़ गड़ जाते हैं, जो वृक्ष फीसेस, जो मल होते हैं जानवरों को, उसको भी डिकम्पोज करने का काम करता है, तो हमारा पर्यावरण क्या होता है, साफ सुथरा होता है। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, वो फिर फर्दर कहाँ जाके सॉइल में मिल जाती है, सॉइल से वो एज ए न्यूट्रिएंट्स फिर प्लांट में चला जाता है, प्लांट से फिर कंज्यूमर में आ गया, तो रिसाइक, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बहुत खूबसूरत सवाल है ये अपघटनकर्ता के ऊपर में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे भी, क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ लिया, तो आज ही हम लोग इसको प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, थोड़ा क्लास लंबा होगा। इन अ गिवन फूड चेन, सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट 4th ट्रॉपिक लेवल इज 5 जूल बोला गया, ठीक है। व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। क्वेश्चन बोला गया है कि कोई भी खाद्य श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर जो ऊर्जा की मात्रा है 5 जूल है, तो उत्पादक स्तर पर उपलब्ध क्या ऊर्जा होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ प्रोड्यूसर को, उसके बाद मैंने बना दिया है प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर, और ये हो गया क्वार्टरली कंज्यूमर, या इसको आप टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल लिखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका 5th ट्रॉपिक लेवल। क्वेश्चन में बोला गया कि जो फूड चैन है उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो 4th ट्रॉपिक लेवल पे है वो है 5 जूल, यानी कि 4th ट्रॉपिक लेवल पे जो दिया हुआ है उसके पास एनर्जी है 5 जूल। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, यानी कि इस प्रोड्यूसर के पास कितना एनर्जी होगा बताइए। तो भाई हमें पता है यहाँ से एनर्जी इधर जो जाएगा इसका 10% जाएगा, ठीक है। तो 5 का 10% करिए पहले, तो कितना आएगा भाई 0.5 जूल। इसके पास कितना आया भाई 0.5 जूल। अब ये जो यहाँ पे जो भी ऊर्जा होगा उसका 10% यहाँ आया होगा, ध्यान से, मैथमेटिक्स है। उसी प्रकार यहाँ पे जो ऊर्जा है उसका यहाँ पे 10% आया होगा। उसी प्रकार ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऊर्जा होगा उसका 10% इसके पास आया होगा। तो 5 जूल जो यहाँ आया होगा इसके पास कितना होगा, इसका 10% 50 जूल होगा। देखिए 50 जूल का 10% करिएगा तो क्या आएगा, 0 से 0 क्या आया, 5 जूल आया। तो देखिए 5 जूल यहाँ चला गया है 4th ट्रॉपिक लेवल पे, तो 3rd ट्रॉपिक लेवल पे कितना आया 50 जूल। अगर 3rd ट्रॉपिक पे 50 जूल आया तो इसके पास कितना होगा भाई 500 जूल, क्योंकि अब देखिए 500 जूल को हम लोग इसका करते हैं 500 जूल का, तो 1 0 ये कर गया 1 0 तो कितना आ गया 50 जूल इसके पास आ गया, 500 जूल इसके पास आ गया। अगर इसके पास 500 जूल है तो इसके पास कितना होगा भाई, इसके पास 5000 जूल होगा। 5000 का
10% अगर आप करते हैं तो देखिए कितना आएगा भाई, 500 जूल आया इसके पास, 500, यानी कि प्रोड्यूसर के पास कितना आंसर आ जाएगा जूल के हिसाब से, 5000 जूल। बनाना सीख गए अब आप। चलिए आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ पार्ट 3 के लिए, ठीक है। यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, ठीक है। क्वेश्चन 18 से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक।